क्लासेस। और अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को जल्दी कर दीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं साइंस के बारे में, स्पेशली फिजिक्स के बारे में। ओके, सो दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट some important points, some facts about charge and basic difference between mass and charge. We will discuss about that, and finally we will conclude with methods of charging. So we will see that there are basic three methods of charging by friction, conduction and induction. We will discuss them in detail. Okay, so let's come to the first topic of this lecture, which is a point to remember. Basic very important point about charge which you have to remember. Okay, तो पहले याद रखो चार्ज के बारे में ये जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि इस पॉइंट से आप लोगों को पता चल पाएगा चार्ज कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चार्ज की वजह से कैसे लाइट का एमिशन होता है वो आपको पता चल पाएगा। तो ध्यान दो बोर्ड पे। तो देखो यहाँ पे जब आप लोगों को बताया था मैं, चार्ज जब रेस्ट में रहता है उसको स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। तो एक स्टैटिक चार्ज के चारों तरफ जो रीजन रहता है मॉडिफाइड स्पेस, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब एक चार्ज रेस्ट में रहता है तो उसके चारों तरफ वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो धीरे धीरे जब चार्ज वो मूव करने लगता है, इसका मतलब मोशन में आ जाता है, तो क्या प्रोड्यूस होता है? करंट। और आप लोगों को पता है कि जब करंट फ्लो होता है उसके चारों तरफ कौन सा फील्ड बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो जब चार्ज मोशन में आ जाता है, बात है समझ में, तो जब वो मूव करने लगता है तो अपने चारों तरफ वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बन जाता है जब चार्ज मोशन में रहता है। बात है समझ में। अब देखो ये चार्ज जब एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, एक्सीलरेटेड समझ रहे हो ना, मतलब उसका स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? क्लियर है? तो एक्सीलरेटेड मोशन जब चार्ज करता है तो उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, तो दोनों फील्ड चेंज होते हैं, क्योंकि उसका स्पीड जैसे जैसे चेंज होते जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। आता है समझ में? तो उसके जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चीज चेंज होते हैं, दोनों ऑसिलेट करते हैं, मतलब वाइब्रेट करते हैं, मतलब उसका अमाउंट बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, इस तरह का करने लगते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन ई और बी वेक्टर करने लगते हैं, तो उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एमिशन होता है। और यू नो कि लाइट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब चार्ज एक एक्सीलरेटेड मोशन करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेरी करने लगते हैं, और उसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है, और जिसको हम बोलते हैं क्या? लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। बात है समझ में? और ये आप लोगों को पता होगा कि लाइट का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायग्राम है इस तरह का कुछ है। यहाँ पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे वेरी करते हुए आगे जाता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे वेरी करते हुए आगे जाता है, फिर उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट आगे बढ़ता है, उसका प्रोपगेशन डायरेक्शन। क्लियर है? तो ये पॉइंट आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो कि चार्ज जब रेस्ट में रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जब मोशन करता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों, फिर जब एक्सीलरेटेड मोशन करता है दोनों वेरी करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो जाता है। तो चार्ज की वजह से लाइट प्रोड्यूस होता है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है चार्ज आप लोगों को, मतलब ये इससे आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मास और चार्ज। आप लोगों को बताया था ना, जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल है इस यूनिवर्स में, तो सबका दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक है मास, दूसरा क्या है? चार्ज। तो दोनों बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है ये तो जानना हमको जरूरी है ना, तभी तो हम बता पाएंगे इलेक्ट्रॉन का मास, मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है ना, दोनों मास और चार्ज के वे में कैसे फंडामेंटली डिफरेंट है। बात है समझ में? तो इसलिए तो मास और चार्ज के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है ये जानने से हमको मतलब बेहतरीन वे में हम नेचर को समझ पाएंगे। क्लियर है? तो देखो, तो आप लोगों को जैसे पता है मास कैन ऑलवेज एग्जिस्ट इन पॉजिटिव क्वांटिटी, मास कैन नेवर बी नेगेटिव, बट चार्ज कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। चार्ज एग्जिस्ट इन टू वेराइटीज, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, मगर जो मास होता है ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो ये पहला सबसे मतलब इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस क्या है? लास्ट लेक्चर में बताया था कि मास कैन वेरी विथ स्पीड, मतलब व्हेन ए चार्ज बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विद a speed very close to c 3 × 10⁸ meter per second, then its mass will start to vary. If its rest mass is m0 and its relativistic mass will be m0 upon √1 - v² by c²। तो इसका मतलब है मास
मतलब स्पीड के साथ वेरी कर सकता है, मगर चार्ज इज इनवेरिएंट ऑफ स्पीड, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, मतलब स्पीड के साथ चार्ज का कोई रिलेशन नहीं। चार्ज बॉडी कितना भी स्पीड के साथ मूव करे मगर उसका जो चार्ज होता है ना वो इंडिपेंडेंट रहता है। क्लियर है? ये दूसरा बेसिक डिफरेंस हो गया। तीसरा क्या है कि चार्ज क्वांटाइज होता है, ये भी पढ़े थे हम लास्ट प्रॉपर्टी जब चार्ज में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कैसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल्स में Q इक्वल टू एन तो चार्ज हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो चार्ज तो क्वांटाइज होता है, किंतु मास का क्वांटाइजेशन अभी तक सुने हो क्या? नहीं सुने हो ना, तो इसलिए मास क्वांटाइज है कि नहीं अभी तक उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है फिजिक्स में। क्लियर है? मगर हमारा चार्ज है क्वांटाइज्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो कोई भी रिएक्शन होता है ना, जब भी चार्ज चेंज होता है कैलकुलेटर सिस्टम वो कंजर्व रहता है, तो चार्ज कंजर्व रहता है, मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफर्ड। मगर जो मास है ना ये कंजर्व नहीं रहता है। तुम सुने थे शायद बचपन में कि मास भी कंजर्व रहता है, मगर ऐसा नहीं है। अभी आपको आगे धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पता चल जाएगा इसके बारे में कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी हम पढ़े थे कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो इसका मतलब नहीं है कि मास कंजर्व रहता है, इनिशियल मास जितना था रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का भी उतना ही मास रहेगा, नहीं, उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। पता है समझ में? तो इसलिए मास एनर्जी को कन्वर्ट हो सकता है, तो मास कंजर्व रहता नहीं है हमेशा। ये क्लियर है? लास्ट पॉइंट देख लो कि ये जो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है ना, जो इलेक्ट्रिक फोर्स, that can exist in two varieties, repulsive as well as attractive, and it purely depends on the kind of charge, है ना? If it is unlike charges then they will experience attractive force. If there are two like charges मतलब same kind of charges then they will experience repulsive force. तो electric force can be repulsive as well as attractive, but मतलब masses मतलब can only experience gravitational force which is purely attractive, मतलब gravitational force is never repulsive. ओके तो ये 5 डिफरेंस आप लोगों को याद रह जाना चाहिए, किसके बारे में? मास और चार्ज के बारे में। ओके देखो अभी हम पढ़ चुके हैं मास और चार्ज के बीच में बेसिक डिफरेंस। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर व्हिच इज मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मतलब एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना मेथड्स ऑफ चार्जिंग, इससे हमको इतना पता चल जाएगा कैसे एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है। उसका 3 बेसिक मेथड है, वो तीनों मेथड के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो दिस टॉपिक इज अबाउट हाउ एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज्ड। ओके तो फर्स्ट मेथड इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और आप लोगों को थोड़ा बहुत भी बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता क्या है और ये कैसे होता है और इससे कौन सा मतलब ऑब्जेक्ट चार्ज हो सकता है। देखो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोलते हैं, फ्रिक्शन से आप लोगों को पता चल रहा है रबिंग। एक्चुअली फिजिकली हम 2 ऑब्जेक्ट को लाएंगे और आपस में रब करेंगे तब जाके इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल ट्रांसफर होगा और उसकी वजह से एक मतलब अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाएगा। बताया समझ में? इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर हो जाता है चार्ज हो जाते हैं ना, तो यही है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्क फंक्शन। जिसका वर्क फंक्शन कम रहता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा रहता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हम किस किस मटेरियल को कर सकते हैं? देखो मटेरियल 3 तरह का होता है, आपको पता है, कंडक्टिंग और सेमी कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग, है ना? तो ये आगे उसके बारे में पता चलेगा। इतना अब याद रखो, कंडक्टर्स जो होते हैं ना उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मतलब उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो उसका आउटर मोस्ट सेल में ना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है जो कि मूव कर सकते हैं। तो इसलिए कंडक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो कि फ्लो कर सकते हैं और ट्रांसफर हो सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। ओके मगर इंसुलेटर के पास ना ये फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या थोड़ा कम रहता है, मतलब इंसुलेटर का फ्री इलेक्ट्रॉन का जो अवेलेबिलिटी मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन वो कम है तो इसलिए फ्लो नहीं कर सकते। बात है समझ में? मगर ये चार्जिंग बाय जो फ्रिक्शन ये मेथड है, इससे हम कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों को चार्ज कर सकते हैं। 2 इंसुलेटिंग मटेरियल है ना, उनको जब घसेंगे है ना, तो ये डिपेंड कर हमको थोड़ी ना चार्ज को फ्लो कराना है, बस थोड़ा सा ट्रांसफर ही होगा बस, है ना? तो इसलिए तो हमको क्या करना है, जो इंसुलेटिंग मटेरियल को रब करेंगे जिसका वर्क फंक्शन कम है वो पॉजिटिव हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, और जिसका वर्क फंक्शन थोड़ा हाई है ना तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। बात है समझ में? अगर मतलब कोई एक कंडक्टिंग मटेरियल को हमको चार्ज करना है मतलब रबिंग मेथड में, फ्रिक्शन मेथड में, तो उस केस में क्या करना होता है ना, जो चार्ज कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर डेवलप हो गया तो वो हमारे बॉडी के थ्रू मतलब अर्थ के पास चले जाता है, तो उसको रोकने के लिए वो कंडक्टिंग मटेरियल का जो हैंडल है ना उसको इंसुलेटिंग बनाना पड़ेगा, है ना? कोई एक इंसुलेटिंग
चीज़ से ना आपको पकड़ना पड़ेगा उस कंडक्टिंग मटेरियल को, तभी जाके इसके ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा वो रहेगा, है ना, वो फ्लो करेगा नहीं बॉडी के थ्रू या अर्थ के पास। बात है समझ में? तो इसलिए यहाँ पे आप लोग याद रखो, जैसे कि एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ, ग्लास रॉड, ये क्या है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। सिल्क क्लॉथ, ये भी इंसुलेटिंग मटेरियल है। दोनों को रब करते हैं तो ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है और सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है फ्रिक्शन से। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप लोगों को जो पॉइंट्स याद रखना है वो है कि इन दिस मेथड एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर, है ना, तो एक्चुअल जो ट्रांसफर है इलेक्ट्रॉन का वो होता है। अब सेकंड क्या है कि बाय दिस मेथड वी कैन चार्ज an insulating material as well as a conducting material. Okay, मगर the point should be remembered, मतलब conducting materials should have an insulating handle, तो एक insulating handle होना जरूरी है ताकि चार्ज का फ्लो यार्ड के पास उसको रोकने के लिए। क्लियर है ना इतना? तो ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है और इसका एक एग्जांपल याद रख लेना, 2-3 पॉइंट इसके बारे में याद रख लेना। अब तो ये जो नेक्स्ट जो मेथड है ना चार्जिंग का, ये कंडक्शन है और इसमें बच्चों का थोड़ा डाउट रहता है और इसको बढ़िया से समझ जाओ। क्लियर है? तो देखो कंडक्शन का नाम से तुमको क्या पता चल रहा है, कंडक्शन मतलब कोई चार्ज एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट करेगा, मूव करेगा। ओके, तो यहाँ पे भी एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट रहता है, एक न्यूट्रल, एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट रहता है। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। बात है समझ में? तो ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को हम अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के पास लाएंगे, उसके साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट में लाएंगे, तो उस केस में चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से चार्ज कंडक्ट करेगा, फ्लो करेगा अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को, फिर चार्ज का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। पता है समझ में? ये कैसे होता है मैं बताऊंगा। तो ये हो जाने के बाद इसके पास जो चार्ज था ना वही चार्ज इसके ऊपर डेवलप कर जाएगा। क्लियर है? तो चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड से हम सिर्फ कंडक्टर्स को चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चार्ज मतलब थोड़ा बहुत मतलब फ्लो करना जरूरी है उसके मतलब मटेरियल के ऊपर। ओके, तो इसलिए कंडक्टर ही सिर्फ चार्ज हो सकता है चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड से। और इस प्रोसेस से जो चार्ज डेवलप होता है अनचार्ज बॉडी के ऊपर, वो होता है ये इक्वल टू द चार्ज विच इज मतलब ऑलरेडी देयर ओवर द चार्ज ऑब्जेक्ट। चार्ज ऑब्जेक्ट जो टाइप का चार्ज पॉजिटिव है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। बात है समझ में? तो देखो इधर एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एक दो कंडक्टिंग मेटेलिक स्फीयर है, ये दोनों को इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। इंसुलेटिंग स्टैंड अगर नहीं रहेगा तो ये फिर वो चार्ज फ्लो कर जाएगा यार्ड के पास। तो इसलिए तो ये इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर दोनों मेटेलिक स्फीयर को रखा गया है, एक है चार्ज स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज और एक है न्यूट्रल स्फीयर। तो हम ये न्यूट्रल स्फीयर को चार्ज बनाना चाहते हैं कंडक्शन मेथड से, तो क्या करेंगे, तो ये दोनों स्फीयर को पास ले आए, एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में ले आए, तो अब दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। जब टच कर रहे हैं तुमको मेरे को बताओ तुम कि ये जो न्यूट्रल था ना इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल अमाउंट में था, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल अमाउंट में था कि नहीं, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या थोड़ा कम था। अब इसका इलेक्ट्रॉन कुछ फ्लो कर गया इसके पास, तो जब इलेक्ट्रॉन इसका कुछ फ्लो कर गया उसके पास, कब तक फ्लो होता रहेगा, जैसे कि जब तक मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन फ्लो किया इसका एक पॉजिटिव चार्ज घट गया, दो इलेक्ट्रॉन फ्लो किया इसका दो पॉजिटिव चार्ज घट गया, तो साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया ना, तो दो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो जब दोनों इक्विलिब्रियम चार्ज इक्विलिब्रियम में जब तक नहीं आ जाएंगे ना, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज इधर था आधा जब तक ना हो जाए ना तब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को फ्लो करते रहेगा और उस प्रोसेस में ये भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और उसका पॉजिटिव चार्ज घट घट के थोड़ा कम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये फिजिकल कांटेक्ट में आने के बाद तो इसके ऊपर भी देखो इधर 4 पॉजिटिव चार्ज था, इधर 2 हो गया और इधर 2 हो गया। क्लियर है? अब क्या करेंगे ना, इन दोनों को फिजिकल कांटेक्ट से हटा देंगे। अब दोनों को कांटेक्ट में नहीं रखेंगे, जब नहीं रखे तो इसके ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इसके ऊपर भी जो चार्ज डेवलप हुआ है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब देखो जो चार्ज था वो तो चार्ज रहेगा, तो जो अनचार्ज था वो भी चार्ज बन गया। बात है समझ में? तो इसलिए इस प्रोसेस को, इस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। मतलब एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को भी हम चार्ज बना दिए कंडक्शन मेथड से, एक चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ उसको कांटेक्ट में लाके। क्लियर है? और इस प्रोसेस में ना आपको 5 पॉइंट के ऊपर मतलब ध्यान देना पड़ेगा और इसको याद रखना पड़ेगा, इससे रिलेटेड सवाल आता है। तो सबसे मतलब जो पहला पॉइंट ये है कि इस प्रोसेस में चार्ज और अनचार्ज ऑब्जेक्ट को दोनों को फिजिकल कांटेक्ट में लाया जाता है। क्लियर है? तो ये है सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इस प्रोसेस में मतलब चार्ज का ट्रांसफर होता है,
मतलब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन इधर गया या पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर आया, तो चार्ज का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसफर ये होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन प्रोसेस में। क्लियर है? अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या है, ये कंडक्टर कैन ओनली बी चार्ज बाय दिस मेथड। मतलब इस मेथड से ना हम इंसुलेटर को चार्ज नहीं कर सकते, सिर्फ कंडक्टर्स को चार्ज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये अगर इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना है यहाँ से यहाँ तक, कंडक्टर होगा तभी तो फ्लो करेगा ना, इंसुलेटर होगा फ्लो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए ओनली कंडक्टर्स कैन बी चार्ज्ड बाय द मेथड ऑफ मतलब चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्लियर है? अब देखो सेम काइंड ऑफ चार्ज डेवलप्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि मतलब ये चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज था इधर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। देखो अब देखो इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो उस केस में क्या होता ना, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है क्योंकि इसका ज्यादा इलेक्ट्रॉन था, फिर कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाते हैं। पता है समझ में? तो इसलिए तो मैटर करता है कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट हम ला रहे हैं एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, उसके ऊपर अगर पॉजिटिव है तो ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज गेन करेगा। तो सेम काइंड ऑफ चार्ज डेवलप होगा। ये बात क्लियर है? अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट याद रख लो, इंसुलेटिंग स्टार्ट। ये इंसुलेटिंग स्टार्ट अगर नहीं होता, जो भी चार्ज डेवलप हो रहा है वो भी यार फिर ग्राउंड के पास चले जाता और वो चार्ज नहीं बन पाता न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो ये 5 पॉइंट ये हमारा है चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन जो मेथड है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। Let us come and see the final method of charging, which is charging by induction. Okay, this will be very interesting. Okay, let's see. देखो इस मेथड से ना हम इंडक्शन नाम सुने हो कभी पहले? इंडक्शन का मतलब ये होता है मतलब दूर से लेके किसके अंदर कुछ मतलब इंड्यूस कर देना, है ना, किसके अंदर कुछ मतलब क्रिएट कर देना दूर से, है ना, दूर से मतलब पास ना जाके। आता है समझ में? तो ये इंडक्शन का मतलब वही होता है। अब देखते हैं कैसे एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को, है ना, हम चार्ज बना रहे हैं, एक चार्ज ऑब्जेक्ट उसके साथ टच में ना लगे, उससे थोड़ी दूर रख रहे हैं, है ना, दूर रख रहे हैं, और ये चार्ज ऑब्जेक्ट उसके अंदर चार्ज को इंड्यूस कर दे रहा है, उसके अंदर क्रिएट कर दे रहा है दूर रह के भी, है ना। कैसे हो रहा है इसको समझेंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कमाल है। ओके, तो इसको देखो, ये डायग्राम देखो, ये एग्जांपल देखो, इसके बारे में 2-3 पॉइंट बताऊंगा, उसको याद रखना है। ओके, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक मेटेलिक स्फीयर है जो कि न्यूट्रल है और इसको चार्ज बनाना है। ओके, और इसके पास हम क्या कर रहे हैं कि ग्लास रॉड ला रहे हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इसको इसके साथ टच में नहीं ला रहे हैं, हम इससे थोड़ी दूर इसको रख रहे हैं। किसको? ग्लास रॉड को। तो अब देखो, जैसे ही ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको हम इसके पास लाएंगे। तुमको पता है पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, वो दूर रह के भी। आता है समझ में? तो इसलिए इस मेटेलिक स्फीयर के अंदर जो सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो मूव करके इस पार्ट में आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। क्लियर है? तो इसके अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन हर जगह था, तो इस तरफ से भी फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करके इस तरफ आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो इसलिए इधर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो इसलिए इधर में माइनस साइन लगाया हूं। बात है समझ में? अब देखो मेरे को बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर आ जाएंगे तो इधर से जब आगे इधर, तो ये सब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, जितना नेगेटिव चार्ज इधर डेवलप हो गया, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर डेवलप हो जाएगा। मतलब ये एक पोलराइजेशन हो गया, एक पोलैरिटी डेवलप हो गया। यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी, नेगेटिव पोल, यहाँ पे पॉजिटिव पोल। ये किसकी वजह से हुआ? ये ग्लास रॉड जो बदमाश है, जो पॉजिटिवली चार्ज है, उसकी वजह से। वो क्या कर दिया, मतलब वो आके इनका जो इक्विलिब्रियम था ना, उसको ब्रेक कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो इसको खींच के इधर ले आया, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो इधर जो पॉजिटिव चल इस साइड को हम यार्थिंग कर देंगे। यार्थिंग समझ रहे हो ना? एक वायर लेके उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ग्राउंड रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, ग्राउंड के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जब कर देंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ से ये पॉजिटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इसके पास, तो ये पॉजिटिव को सब न्यूट्रलाइज करके इसको खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज यार्थिंग के बाद है ना, ये पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट पॉइंट में देखो, ये अर्थिंग में हटा दिया, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को गायब करके अर्थिंग हटा दिया। जब अब क्या बचा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अभी ग्लास रॉड अभी भी वहीं पे रखा गया, ग्लास रॉड को हटाना नहीं है अभी, है ना। तो अब अर्थिंग हटाने के बाद ऐसे हो गया सिचुएशन हमारा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम ये ग्लास रॉड को दूर भगा देंगे।
तो अब ग्लास रॉड का जो काम था ना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करना, वो कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, इसको दूर भगा देंगे और इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज डेवलप किया था वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट देखो फाइनली क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज्ड। बात है समझ में? तो यहाँ पे आप लोग क्या बेसिक डिफरेंस देख रहे हो चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन के बीच में। देखो सबसे पहला जो बेसिक डिफरेंस है ना उसमें एक्चुअल टच हो रहा था, यहाँ पे कोई भी टच नहीं है, जो अनचार्ज और चार्ज ऑब्जेक्ट और अनचार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी टच नहीं है। ये सबसे बेसिक डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस है। वहां पे देखो चार्ज फ्लो हो रहा था चार्ज ऑब्जेक्ट से अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास, मगर यहाँ पे ऐसा कोई चार्ज का फ्लो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये मतलब अनचार्ज ऑब्जेक्ट का चार्ज ये डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, मतलब एक्यूमुलेट हो जा रहा है, पोलराइज हो रहा है। बताया समझ में? तो कोई भी फ्लो हो नहीं रहा है चार्ज ऑब्जेक्ट और अनचार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में चार्ज का। क्लियर है इतना? अब देखो तीसरा जो मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपोजिट चार्ज डेवलप्स। चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड में हम देखे थे ना, ये सेम चार्ज डेवलप होता था, मतलब पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को जब लाते थे ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर प्रोड्यूस कर रहा था। और यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड को ला रहे हैं और इधर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, नेगेटिव। पता है समझ में? तो इसीलिए यहाँ पे अपोजिट चार्ज जो है वो आके डेवलप होगा मेटेलिक स्फीयर के ऊपर। ये है तीसरा बेसिक डिफरेंस। अब देखो अब लास्ट में चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट लगभग सेम है, मतलब उसमें भी कंडक्टर्स सिर्फ चार्ज हो सकते हैं और इसमें भी मतलब कंडक्टर्स ही चार्ज हो सकते हैं, इंसुलेटर को चार्ज नहीं कर सकते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड से। क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक आएगा, अगर ये इंसुलेटर होगा आ पाएगा क्या, मेरे को बताओ, नहीं आ पाएगा ना, तो कंडक्टर होगा तभी आ पाएगा। तो इसलिए चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड से हम सिर्फ कंडक्टर्स को चार्ज कर सकते हैं। लास्ट फाइनल मेथड ये भी कॉमन है, इंसुलेटिंग स्टैंड। ये कंडक्टर सब है तो इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख के सारा एक्सपेरिमेंट मतलब किया जाना जरूरी है, क्योंकि अगर इंसुलेटिंग स्टैंड नहीं रहेगा तो फिर याद का जो भी चार्ज डेवलप होगा वो याद के पास चले जाएगा। तो यही था हमारा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। और इसको याद रखने के लिए ना मतलब एक छोटा सा एक डेली लाइफ और फनी एग्जाम्पल में बताता हूँ। देखो तो एक्चुअली क्या है ना, जैसे कि ये जब ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड आया नहीं था तो ये ऐसे थे, ये नेगेटिव पॉजिटिव सब पास थे, मतलब इनके पास एक्स्ट्रा मतलब कोई मतलब सीट नहीं था, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को मतलब जगह देने के लिए। ओके, तो इसलिए ये जब पास थे, जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था, तो और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन को जगह देने के लिए इनके पास सीट नहीं था, तो ये अनचार्ज था, न्यूट्रल था। मगर जैसे एक ग्लास रॉड आ गया पॉजिटिवली चार्ज, मतलब मान लो एक बस के अंदर 10 बंदे बैठे हैं 10 सीट के ऊपर, ओके, तो मतलब जगह नहीं है और कोई एक सीट के ऊपर मतलब एक एक्स्ट्रा बंदे के लिए, है ना। मगर एक लड़की आ गया, ग्लास रॉड जो है वो लड़की की तरह आ गया इसके पास, तो ये क्या किया, कुछ लड़कों को अट्रैक्ट कर दिया, तो इसके पास आ गए। तो वो सीट 10 सीट था, तो 10 लड़के 10 सीट के ऊपर ना बैठ के ना, जिस तरफ से लड़के आ रहे वो 2 3 4 सीट के ऊपर जब मतलब उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो गए, पता है समझ में, तो उस तरफ सीट खाली रह गया एक्स्ट्रा बंदों को बैठने के लिए। तो इसलिए बाहर से जो ये इलेक्ट्रॉन है ना ग्राउंड से इधर आके बैठ गया इलेक्ट्रॉन, पहले जगह नहीं था, अब ये इलेक्ट्रॉन सब इधर आ गया, ये जो ग्लास रॉड जो कि लड़के के फॉर्म में आके अट्रैक्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन को। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर खाली हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए जगह, तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से इधर आ गया और वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आके फिर उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया और अब उसका भी घर बन गया और ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट चार्ज बन गया। तो इस तरह का आप इंडक्शन होता है ना, तो जो लड़की जब करता है उसको सेडक्शन बोलते हैं और यहाँ पे इंडक्शन बोल रहे हैं, पता है समझ में। तो इसलिए एक फनी एग्जाम्पल था। तो आई होप कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग आप लोगों को बढ़िया लगा, अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा सबको शेयर करो। अब वीडियो के एंड में जो सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, सबके साथ शेयर करो, सबको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, आपका जिम्मेदारी बनता है। ओके, तो सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन प्लीज स्टे एट होम एंड स्टे हेल्दी।